Hello everyone, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, whatever you feel connected with. Welcome to the new lecture. Okay, that is lecture number 2 on the topic of electric charges and field. ठीक, कल का हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने क्या सब पढ़ा था उसके बारे में अभी ब्रीफ रिकैप हम देख लेते हैं. ओके, कल के लेक्चर की अगर मैं रिकैप की बात करूं, ठीक, तो हमने क्या सब देखा था. हमने देखा था कि चार्जेस क्या होते हैं सर. उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. इसके बाद हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था. इसमें मैंने आपको कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज बताई थी जिसमें से मैंने बोला था 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. दैट इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जो कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, एंड द थर्ड पॉइंट वाज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज q इज इक्वल टू ne. ओके, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी. उसके बाद फिर हमने देखा था कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग. किसी भी चीज को चार्ज करना है तो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं. तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हुए थे. ठीक है, किसी भी चार्ज का ट्रांसफर करना है अगर चार्जेस का तो 3 तरीके से किए जा सकते हैं. फर्स्ट वन इज कंडक्शन, इंडक्शन एंड थर्ड वन, फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, सेकंड वन इज इंडक्शन, थर्ड वन इज कंडक्शन. ठीक है, तीनों मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए. उसके बाद फिर मैंने आपको बताया हुआ था कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. ठीक है, उसके बारे में हमने बेसिक आइडिया लिया था कि व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ओके, सो methods of charging, and after that gold leaf electroscope. Just a minute. इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है. ठीक, मेरा फोटो यहाँ आ रहा है अब. ठीक है, चलिए. सो मूविंग फॉरवर्ड, आज हमें क्या सब करना है. ठीक, कल हमने कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी पढ़ाई करी थी चार्जेस के बारे में, और आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से बस एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है. ओके, ओवरऑल अगर बात की जाए किसी भी बोर्ड एग्जाम की तो वहां से बस एक क्वेश्चन बनता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. क्योंकि मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको याद करने के लिए बोली थी. आई एक्सपेक्ट कि वो तीनों प्रॉपर्टीज आप याद करेंगे फ्यूचर में आगे. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इंडक्शन की प्रोसेस. इंडक्शन कंडक्शन दोनों प्रोसेस इंपॉर्टेंट है. कंडक्शन पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी याद करेंगे. ठीक है, कंडक्शन का अगर आप फॉर्मूला हो तो मैंने कल फॉर्मूला भी डिराइव करवाया था कंडक्शन का. ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आज का हमारा टारगेट क्या है. आज हम लोग करने क्या वाले हैं. चेक, आज हम लोग एक बहुत ही देखिए, दो चार्जेस होते हैं. मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं यूनिवर्स में. तो सिर्फ दो चार्जेस नहीं, बहुत सारे चार्जेस होंगे, बट मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं यूनिवर्स में. तो इन दोनों, ये दोनों चार्ज, कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि सर लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. जैसे लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. और प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये आपस में, सॉरी, प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनलाइक चार्जेस है, जैसे कि मान लीजिए कि एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, these two will attract each other. ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा. तो सर अट्रैक्ट करेगा तो कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, इस दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए ये आपस में अट्रैक्ट किया या रिपेल करेगा. तो ये फोर्स जो लग रहा है, ये कितना फोर्स लग रहा है, उन्हीं के बारे में चार्ल्स ऑगस्टिन डा कूलम ने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से कूलम्स लॉ. ओके, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है. ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म. कूलम्स लॉ क्या निकालने के लिए है, फोर्स निकालने के लिए है. तो सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगा. तो उस वेक्टर फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, इसके बाद फिर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल. अगर आपको याद हो, आपने वेव में एक सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा. जब भी
वेक्टर फॉर्म में हमें एडिशन करना है तो वहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे, ठीक है। सो प्रोसीडिंग विद कूलम्स लॉ, ये हमारा आज का बस 3 चीज, हमारा बहुत ही बेसिक सा टारगेट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके साथ डीपीपी शेयर की जाती है हर लेक्चर की, और अगर डीपीपी में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये जो कोई मैं यहाँ पे क्लासेस में कम से कम क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं ओरिएंटेड रहूं सिर्फ थ्योरी पे, और क्लासेस के लिए अलग से सेशन या फिर लेक्चर्स अलॉट किए जाएंगे कि उस लेक्चर्स में हम लोग, और मे बी वो लेक्चर्स लाइव हो ताकि आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकें, ठीक है। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, कूलम्स लॉ, ठीक। व्हाट इज कूलम्स लॉ? साइंटिस्ट का नाम आप लोग को पता है, चार्ल्स ऑगस्टीन डा कूलम, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। इन्होंने एक लॉ दिया था जो फोर्स के बारे में बताता है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये लॉ बोलता क्या है? लॉ क्यों बोलेगा सर, बोल तो आप रहे, ओके। दिस इज माय फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज माय सेकंड चार्ज, ठीक है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इस दोनों के बीच में सेपरेशन क्या R है, एज्यूम करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लॉ बोलता है कि जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा, ये चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक। उसके बाद इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, ठीक है। तो अगर दो चार्ज में लेता हूँ Q1 एंड Q2, ठीक है, अगर मैं दो चार्ज ले रहा हूँ Q1 एंड Q2, ठीक है, तो इस दोनों के बीच में सेपरेशन अगर R है तो ये फोर्स क्या क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, सेपरेशन डिस्टेंस के, ओके। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव माय रिंग, ओके। चलिए, तो ये मेरा, अब ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करें, मर्जिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो what we will get, force is directly proportional to product of charges Q1 is to Q2 divided by R square, ठीक है। अब अगर मैं वहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, देन आई विल प्लेस ए कांस्टेंट ओवर हियर, एक कांस्टेंट k को मैं इंट्रोड्यूस करा, k Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया मेरा फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को लिए हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए, आई होप दिस इज विजिबल, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। अब हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब मैग्नीट्यूड मुझे पता है, अब बेस्ड अपॉन द मैग्नीट्यूड मैं डिसाइड करूंगा कि ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव इन नेचर होगा, ठीक है। उस पर मैं डिसाइड करूंगा, अगर लाइक चार्जेस है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, अगर अनलाइक चार्जेस है तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे इसी को एक और फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज F इज इक्वल टू के की जगह पे लिखा जाता है, पहले तो ये लिखा जाता है Q1 Q2 बाई, अब मैं हर जगह मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ओके, ठीक। के क्या है? के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसी को कभी कभी कूलम्बिक कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, इसी को कभी कभी कूलम्बिक कांस्टेंट भी बोल दिया जाता है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब इस के बारे में हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं, ओके। आई डोंट हैव इनफ स्पेस आई गेस। देखिए, हमने क्या पढ़ा? फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर। ओके, हमने ये पढ़ा। ठीक, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, दैट इज के। इसको मैंने क्या बोला, कोलम्बिक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है सर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 का पावर 9। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यूनिट आपको याद रखने की हमेशा जरूरत नहीं है, इसके यूनिट में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यूनिट कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, के और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट में बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों इनवर्स में रिलेटेड होते हैं यूनिट दोनों के। ठीक है, तो अगर मुझे के का यूनिट बोलना है तो मैं क्या करूंगा, फोर्स का यूनिट इंटू आर स्क्वायर का यूनिट डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2 का यूनिट। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, तो कूलम इंटू कूलम इज कूलम स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ के। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर मुझसे इसके डायमेंशन की बात की जाए, के डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। के का डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है सर, एम एल टी माइनस टू। मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है सर, मीटर स्क्वायर का एल टू। एंड चार्ज का ए वन टी वन या आई वन टी वन, ए वन टी वन का होल स्क्वायर। ओके, सो के का डायमेंशन मेरे पास क्या बच जाएगा, एम एल थ्री टी टू, यहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू टी माइनस फोर और ए माइनस टू। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। ओके, ये हो गया मेरा के का डायमेंशन। ठीक, अब अगर हम लोग आगे बात करें कि सर के बराबर आपने बोला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है के। ठीक है, लेट मी यूज अनदर कलर। क्या बोला मैंने, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्या है, एक कांस्टेंट है नंबर। पाई क्या है, पाई की वैल्यू आप लोग को पता है 3.14। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये फोर्स की जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये आपको फ्री स्पेस में फोर्स का फॉर्मूला है। अगर जनरली हम लोग बात करें तो वैक्यूम में फोर्स कितना लग रहा है, जब कोई भी दूसरा मीडियम अवेलेबल नहीं है तो वहां पे कितना फोर्स लग रहा है, इसकी फॉर्मूला है ये Q1 Q2। अब अगर मीडियम आएगा तो उसके कारण से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी इसको बोलते हैं कभी कभी। अगर इसके यूनिट के बारे में बात की जाए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के। इसकी वैल्यू अगर आप लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और के नीचे है तो के का इनवर्स यूनिट होगा इसका, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा, इनवर्स ऑफ डायमेंशन ऑफ के। ठीक, इनवर्स ऑफ डायमेंशन ऑफ के, तो व्हाट विल आई गेट, m-1 l-3 t4 और a2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्लियर हो गई, डायमेंशन क्लियर हो गई। आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग्स। ठीक, के वैल्यू कहते हैं 9 10 9। हम लोग याद कैसे करेंगे इसको, 9 10 9, 9 10 9, 9 10 का पावर 9, 9 इंटू 10 का पावर 9, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी मेरे साथ बोलिए, आपको याद हो जाएगा ये चीज। ओके, ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर सर हम लोग, पहले तो ये क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है। हमने अभी तक क्या सब पढ़ा, इतने चीज में,
आई वॉन्ट मग द थिंग्स अप, बट जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने सर इतने चीजों में पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। सो फोर्स के बारे में हमने जान लिया, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि सर दो पॉइंट चार्जेस को जब हमने फ्री स्पेस में रखा है आर डिस्टेंस पे, तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर हम इस पॉइंट चार्जेस को सर फ्री स्पेस में रख के हम किसी मीडियम में रख दें, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट चार्जेस को मैंने किसी मीडियम में रखा, दिस इज माई Q1 एंड दिस इज माई Q2, ठीक। एक मीडियम में हमने इसे पानी में बंद कर दिया, ठीक। ऐसे आप समझिए इसको मैंने पानी के कंटेनर में बंद कर दिया और इस पानी पूरा भरा हुआ, पूरा पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। तब कितना फोर्स लगेगा, ओके। तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दोनों के बीच में कितना लगेगा, ठीक। अब हम एज्यूम करते हैं कि पानी का जो है सर रिलेटिव परमिएबिलिटी ई आर है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या के है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमें फोर्स लिखना है, ठीक, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस placed in a medium of dielectric constant K, of dielectric constant K, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी एप्सिलॉन आर, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही चीज है, ओके। चलिए देखिए, सो F बराबर मैं क्या बोल दूंगा सर, हम पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इन वैक्यूम में अगर लिखूं तो ये कितना लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लिखता हूँ मैं। अगर मैं इसी फोर्स को मीडियम में लिखना चाहूँ, किसी मीडियम में, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एप्सिलॉन आर, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू Q1 इनटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम मेरा कितना आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 1/एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर फोर्स किसी मीडियम में निकालना है तो वो क्या करना है मुझे, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर कर देना है, ठीक है, जिसमें मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, तो ठीक है, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, तो ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला एप्सिलॉन आर, और या इसी को कभी कभी हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स इन अ मीडियम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के, ओके, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। ये मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ गया है, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स इन अ मीडियम, ठीक। अब देखिए, अब तो इससे एक चीज, के की वैल्यू अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इफ नहीं, जनरली के जो होता है वो बड़ा ही होता है, फॉर के और एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, जब ये एक से बड़ा होगा तो फोर्स इन अ मीडियम क्या हो जाएगा, मस्ट बी स्मॉलर देन फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है। फोर्स इन अ मीडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज हमें पता भी थी सर, पहले जब वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है
तो क्या लग रहा है, ये फोर्स मैक्सिमम है। ओके, अगर इसी के बीच में कोई मीडियम हवा आ जाती है या पानी आ जाएगी, तो सर ये फोर्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम लगेगा, कम लगेगा। तो वही चीज हमें मैथ्स की मदद से देखने को मिला है। ओके, मैथमेटिकल टूल्स की मदद से हमें ये एक्सप्लेनेशन प्राप्त हुआ है। जस्ट अ मिनट। सो हमने जाना कि फोर्स इन अ मीडियम क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू फोर्स इन अ वैक्यूम होगा। ठीक, इतनी बातें हमने जान ली है। ठीक, अब ये एप्सिलॉन आर के बारे में चर्चा हो रही है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें हम लोग, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर होता क्या है। ठीक, एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, एप्सिलॉन आर की फॉर्मूला क्या आ जाती है, एप्सिलॉन आर क्या है, और इसके बारे में दो तीन बात मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। या रुक जाइए, इसके बारे में आप ही मुझे बताएंगे। ठीक, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है उसमें आपको दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, एप्सिलॉन के बारे में मैं बता देता हूँ, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उस मीडियम में जो फोर्स लग रहा है उसको कितना परमिशन है, ऐसा कुछ समझने के लिए, आप रिप्रेजेंट करने के लिए, बट ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, बट समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि परमिशन कितना है मुझे फोर्स लगाने का। ठीक है, वो ये मेजर करके मुझे बताएगा। ओके, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जैसे कि आप लोग ऑप्टिकल डेंसिटी आप लोग समझ सकते हैं, या 10th में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो सब मुझे क्या बताता है, जस्ट अ मिनट, सॉरी। या तो कहाँ थे हम लोग, हम लोग बात कर रहे थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम की। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके 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 ओके, मैं क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये लिख रहा था यार, आई जस्ट फॉरगॉट। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। अब हमें पता है, हमें पता है, जस्ट लेट मी यूज द लेटर। देखिए, हमें इसका डायमेंशन पता है क्या, एप्सिलॉन का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही यूनिट इसका होगा जो यूनिट इसका होगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का बात कीजिए या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की बात कीजिए, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा। तो इससे हम कंक्लूजन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन आर कैसा क्वांटिटी होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, और ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पर्टिकुलरली ये क्या रेशियो है, दो परमिटिविटी का रेशियो है, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम जो भी आप इसे बोलिए। ओके, सो एप्सिलॉन की अगर मैं यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करूं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होगा, अभी जस्ट हमने निकाला कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहाँ निकाला हमने, कहाँ गया एप्सिलॉन, हाँ, एप्सिलॉन की यूनिट हमने क्या निकाली, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, सो कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप डायमेंशन भी इसका निकाल सकते हैं, वॉट एवर डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, आई गेस मैंने ऊपर ही निकाला। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल अबाउट द, पर ये चीज आप याद रखेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एग्जाम में पूछा गया रेशियो क्या किस किस चीज का है, ये रिलेशन भी आप याद रखेंगे। ठीक, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ही के बोर्ड का दिखाऊंगा जिसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्ब्स लॉ, चार्ल्स ऑगस्टीन डा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। ठीक, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर अ पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस। ठीक है, ये पॉइंट या फिर पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए वैलिड है। इसके पीछे रीजन अगर मुझे देना होगा तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि बच्चा देखो,
अगर पॉइंट चार्जेस है तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिफाइंड है। Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस डिफाइंड। अगर यही बड़ा चार्ज है, मतलब ऐसा कुछ चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस थोड़ी डिफाइन होगा। ऐसे समझ, ऐसे समझ कि यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे भी एक प्लस चार्ज होगा। इस प्लस चार्ज से इस Q2 का दूरी कुछ कम दूरी पे होगा, इस प्लस चार्ज से Q2 थोड़ा ज्यादा दूरी पे होगा। तो दोनों अलग अलग फोर्स लगाएगा। इसी के लिए इस लॉ को बोला जाता है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और अगर पॉइंट चार्जेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम ये अज्यूम करेंगे कि कुलम्स लॉ अगर हमें यूज करना है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना है, तो वहां पे हम कुलम्स लॉ ही यूज करेंगे और एग्जाम्पशन हम क्या लेंगे कि वो पॉइंट चार्जेस हैं। ओके, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये कैसा लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये बात आपने देखा। जस्ट अ मिनट, क्या बन गया, आई एम नॉट प्रो इन दिस, सो छोड़ो, मुड़ंगना है नहीं। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, ठीक। इट फॉलोज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे। स्लाइड को मुझे आगे डालना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इट फॉलोज द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर पहला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकलेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा कहीं पे। तो इस डायरेक्शन में जो रिजल्ट, सॉरी, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट जो निकलेगा, ये रिजल्टेंट नेट फोर्स हमें बताएगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये समझिए कि मल्टीपल नंबर ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस के कारण से हम फोर्स निकाल रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे भी। इट इज कंजर्वेटिव, ये कैसा कंजर्वेटिव है। अब इसके बारे में आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। सो इसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी इस केस में डिफाइंड होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, यानी कि इस फोर्स से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा। ओके, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर नेबरिंग चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ऐसे समझिए कि मेरे दो दोस्त हैं, ठीक। मेरा एक दोस्त है ए और दूसरा दोस्त है बी। ठीक, एक दिन जब ए आता है तो मैं ए के साथ पूरा बात करता हूँ, पूरा पूरे पूरे एकदम हम लोग का गॉसिप चलता है पूरा मस्त। ठीक, फिर दूसरे दिन बी आता है, बी के साथ भी उतना ही अच्छा दोस्ती है मेरा, बी के साथ भी मस्त गॉसिप चलता है। अब फिर ए बी दोनों आ जाता है, ठीक। तो मेरा थोड़ा सा बात ए के साथ होता है, थोड़ा सा बात बी के साथ होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बात दोनों के साथ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं इक्वली, मैं मतलब कि जितना बात पहले कर रहा था एक के साथ मैं अकेले में था, जितना बात कर रहा था उतना ही दोनों के प्रेजेंस में भी एक के साथ उतना ही बात हो, ऐसा नहीं। तो इसी तरीके से ये भी बोल रहा है कि अगर सर यहाँ पे मान लीजिए तीन चार्जेस हैं, फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज। ठीक है, Q2 Q1 एंड Q3 तीन चार्जेस हैं। ठीक, अब Q1, सॉरी, अब आई थिंक इट इज विजिबल, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि Q3 है या नहीं है। फोर्स जो लग रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इस दोनों के बीच में, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि Q3 है या नहीं है। ठीक, ऐसे ही अगर हमें फोर्स निकालना पड़ेगा Q और Q3, Q1 और Q3 के बीच में, Q1 और Q3 के बीच में, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि Q2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, Q2 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फोर्स को हम क्या नाम दूंगा, Q1 F12। ठीक है, इस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, F13। अब मैं इस दोनों का रिजल्टेंट लूंगा, वो मेरा नेट फोर्स बताएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक, नेट फोर्स on the system is zero. Net force on the system is zero. So linear momentum of the system remains conserved. इसके लिए मुझे जगह चाहिए, या फिर इसको मैं आगे आगे समझाता हूँ। ओके, आई गेस
मैं आगे समझाता हूँ उसको, ठीक है। मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताने के बाद इसको मैं बताऊंगा, ओके, ठीक है। ये इसको अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं, छोटे से एरिया में मैं आपको समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ, थोड़ी सी क्वेश्चन में दिखाना नहीं चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं इसे यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए ये Q1 चार्ज है, ओके, assume this as Q1 चार्ज, ये r डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, ओके। इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, F12, ये 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा उसको मैंने नाम दिया F12, ये 2 1 पे जितना फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F21। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो सर ये नेट फोर्स अगर इस सिस्टम पे निकाला जाए, एक वेक्टर इधर की तरफ आ रहा है F12, एक वेक्टर F21 इधर की तरफ जा रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स सिस्टम पे अगर बात की जाए, इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इस पूरे सिस्टम की, तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है इस सिस्टम पे, एफ नेट 0 है। नेट फोर्स क्या है, 0 है। इसकी मदद से मैं आगे के दोनों पॉइंट्स आपको समझा सकता हूँ। नेट फोर्स 0, तो लीनियर मोमेंट है, अगर फोर्स 0 होता है, ठीक है, फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल dp बाई dt, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो अगर फोर्स 0 है तो p क्या, सॉरी, अगर फोर्स 0 है तो p क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, ठीक। इसी तरीके से मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी एक बात बोल सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द अदर चार्ज पार्टिकल इज कंजर्व्ड। इसी के लिए टॉर्क भी क्या होगा, टॉर्क भी 0 होगा, ठीक। दूसरे के रिस्पेक्ट में टॉर्क क्या होगा, नेट टॉर्क अगर निकाला जाएगा एक तरह से एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो 0 आएगा, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ठीक। जस्ट लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल, हियर इट इज माइक्रो कूलम, ओके, चलिए चलिए पहला कूलम्स लॉ के ऊपर पहला न्यूमेरिकल है हमारा, बाकी न्यूमेरिकल सेशंस हमने अलग से कंडक्ट करेंगे, ठीक। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें बोला क्या जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। न्यूमेरिकल में प्रोसीड कैसे करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल में पहले हमें लिखना है गिवन क्या क्या है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने का तरीका क्या होता है, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या, ठीक। दो चार्ज हमें दिया गया है, ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर दिया गया 1 सेंटीमीटर है, ठीक। ये हमें दिया गया है गिवन कंडीशन, ठीक। अब जस्ट मिनट, ये गिवन मुझे दिखा, तो इसके बाद मैं कन्वर्जन आपको कन्वर्ट करूंगा सारी चीजों को अपने एसआई यूनिट के टर्म्स में। Q1 को मैं कितना बोलूंगा, एक माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल टू 10 का पावर -6 कूलम। Q2 भी एक माइक्रोकूलम, दैट इज 10 का पावर -6 कूलम। R 1 सेंटीमीटर है, तो R की वैल्यू मैं कितना लिख दूं, 10 का पावर -मीटर। ये सब ऐसा यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं जो भी चीजें करूँ आगे कैलकुलेशन मुझे ऐसा यूनिट के फॉर्म में करूँ, ओके। चलिए सो इसके बाद मैं लिखूंगा टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, फोर्स, ठीक। F इज इक्वल टू व्हाट, F के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है फॉर्मूला, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। F बराबर मैं क्या कर लूँ, K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 का पावर 9, Q1 इज 10 का पावर -6, Q2 इज 10 का पावर -6, आर स्क्वायर व्हाट इज आर, 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, ओके। सो वी गेट F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर्स में मैं बात करता हूँ, 10 का पावर 9 हो गया, इधर कितना हो गया, 10 का पावर -12 हो गया, नीचे 10 का पावर -4 है, वो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 का पावर +4 हो जाएगा, ठीक है। सो आई विल गेट F बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 +4 और -12, यानी कि 9 4 13 एंड -12 दैट इज
10 1 ओके F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू 90 न्यूटन. दिस इज माय आंसर. ठीक, हम लोग न्यूमेरिकल में ऐसे प्रोसीड करेंगे तो नंबर नहीं कटते हैं जनरली. ठीक है, न्यूमेरिकल अगर कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के साथ आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसमें मार्क्स आप नहीं कटे, डिडक्ट किए जाते हैं. ठीक है, अब मैं एक चीज आपको कल बताना भूल गया था कि ये माइक्रो मिली कुलम्स का वैल्यू क्या क्या होता है. ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. आई डोंट हैव, अगले क्लास में मुझे पीपीटी में मुझे एक्स्ट्रा जगह की जरूरत पड़ेगी गाइस. जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक इट स्ट्रेट. आई गेस दिस विंडो इज विजिबल टू यू ऑल. ओके, चलिए देखिए. चेक देखिए, माइक्रोकुलम जहां लिखा रहेगा 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 10 का पावर -6 कुलम होगा. ठीक, 1 मिली कुलम बराबर 10 का पावर -3 कुलम होगा. ठीक है, ये सब कुछ कन्वर्जन है, ये आप याद रख सकते हैं. 1 पिको कुलम, जस्ट अ मिनट. सो 1 पिको कुलम इज इक्वल टू 10 का पावर -12 कुलम होता है. एक और बच जाता है, दैट इज 1 नैनो कुलम. इसको बोलते हैं 10 का पावर -9 कुलम होता है. ठीक है, ये कन्वर्जन है कुछ. आई होप ये आपको दिख रहा है. जस्ट बार बार दिक्कत ही हो रही है गाइस. सो ठीक, ये कुछ वैल्यू है कन्वर्जन के जो आपको काम देंगे न्यूमेरिकल बनाने में पर्टिकुलरली. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक, लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका क्या? चलिए ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलिए देखिए, इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे. क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या दिया हुआ है. ठीक, फोर्सेस बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज. ठीक है, यानी कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है और दोनों के पास चार्ज कितना है? सेम है. ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दोनों के पास क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम. ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है. तो इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है. तो एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर. ये मैं लिख सकता हूँ फोर्स को. ठीक है, ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी first brought in contact with A and then B and finally C is taken away. Now force between A and B weakens. ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ये जेई में 2004 2000 सॉरी 2000 AIEEE का जो एग्जाम होता था 2004 वाला, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन पहली बार. ठीक है, AIEEE में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था. ठीक है, और उसके बाद लास्ट ईयर जो जेई में जनवरी सेशन वाला हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया. ये 2024 के जनवरी सेशन में ही पूछा गया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है, इतना चीज तो मैंने पेज है मेरे पास, या आई डू हैव पेज. ओके, चलिए इसको मैं अभी के लिए मिटा रहा हूँ. ये सब मुझे यूज तो होगा ही, बट मैं इसे साइड में कर देता हूँ कहीं पे. ओके, चलिए चेक. देखिए मुझे बोला गया है दो स्फेयर है. ए एंड बी. ठीक, इनिशियल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे. इनिशियली क्या हो रहा है? ठीक है, ए और बी दो आइडेंटिकल स्फेयर है. ठीक है, दोनों के पास चार्ज भी सेम है, यानी कि चार्ज कितना है दोनों के पास? क्यू चार्ज है और इसके पास भी क्यू चार्ज है. ठीक, इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा होगा वो एफ लग रहा होगा. एफ की वैल्यू कितनी है ये मैंने यहाँ पे निकाल दी है. ठीक है, एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम चार्जेस हैं तो क्यू ए क्यू बी की मुझे जरूरत नहीं है. सो आई कैन राइट इट ओवर हियर एज एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, आई कैन राइट इट. ओके, चलिए
चलिए देखिए, लाइट तो है नहीं गाइस, आई एम स्वेटिंग। देखिए, हाँ, चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है मेरे पास क्वेश्चन में। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं। ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी। अब इसके बाद थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक, इधर भी फोर्स एफ लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच में। थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी, आइडेंटिकल स्फीयर सी को, जो कि शेप साइज में दोनों में सेम है, फर्स्ट बॉट इन कांटेक्ट विथ ए, सी लाया गया और सी को, जस्ट अ मिनट, ठीक है, या सो आई गेस आई एम विजिबल नाउ। देखिए, कुछ देर के बाद क्या किया गया, थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर सी फर्स्ट बॉट इन कांटेक्ट विथ ए, ठीक है, सी को लाया गया ए के साथ कांटेक्ट में। लाइट आ गई, लाइट आ गई गाइस, यस, नाउ आई वोंट स्वेट एनी मोर। ठीक, ए के पास लाया गया सी को, ठीक, इस दोनों को टच करवाया गया, ठीक है। ये दोनों जब टच करेगा आपस में, ए के पास चार्ज है क्यू, सी के पास है चार्ज जीरो, सी के पास कोई चार्ज नहीं है, तो क्या बोलेगा, भाई तू मेरे से आधा आधा ले ले। तो जब टच होगा आफ्टर सम टाइम ए विथ सी, जब ए को सी के साथ टच करवाया जाएगा, तो ए के पास चार्ज है क्यू और सी के पास चार्ज जीरो है। जब टच करवा के अलग किया जाएगा इनिशियली, ठीक, और ये फाइनली बात की जा रही है कि जब टच करवा के अलग कर दिया गया है, तब ए के पास चार्ज कितना बच जाएगा, क्यू बाई टू, और बी के पास, सी के पास भी चार्ज कितना बच जाएगा, क्यू बाई टू। जस्ट फोटो थोड़ा खराब हो रहा होगा मे बी, क्योंकि आई वॉज स्वेटिंग। सो अब हम कोशिश करेंगे, जस्ट अ मिनट, प्लग इन द पावर सोर्स। चलिए, क्यू बाई टू और क्यू बाई टू बट गए हैं, ठीक। उसके बाद ए को बी के पास लाया गया, उसके बाद सी के पास, उसके बाद ए के पास पहले लाया गया, उसके बाद फिर बी के पास लाया गया, ठीक है। अब जब ए विथ सी आएगा, सॉरी बी विथ सी ना, हाँ, ए विथ सी तो हो गया, बी विथ सी, तो इनिशियली क्या होगा, बी के पास चार्ज कितना, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, और सी के पास कितना चार्ज है, अब पहले तो चार्ज में आ चुका है, ये पहले तो ए के साथ चार्ज शेयरिंग हो चुका है, इसके पास चार्ज कितना, क्यू बाई टू, ठीक। अब फाइनली जब इसको अलग किया जाएगा, तो इस दोनों के पास चार्ज कितना बच जाएगा, बी के पास एंड सी के पास। टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू बाई टू, दैट इज थ्री क्यू बाई टू। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है, थ्री क्यू बाई टू, ठीक, टोटल चार्ज है थ्री क्यू बाई टू, और थ्री क्यू बाई टू में से आधा इसके पास जाएगा, दोनों का शेप साइज तो इक्वल है। तो कंडक्शन में हमने देखा था कि अगर टच करते हैं तो दोनों में से आधा आधा चार्ज शेयरिंग होगा, रेडियस इक्वल है तो, ठीक है। सो थ्री क्यू बाई टू में से इसके पास कितना जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर, और इसके पास भी कितना आ जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। ओके, ये हो गया मेरा ए के पास। अब फाइनली जो होगा, बचा क्या मेरे पास, ये मैं देखता हूँ। ए, ए के पास फाइनली कितना चार्ज बचा, क्यू बाई टू चार्ज बचा। बी, बी के पास फाइनली कितना चार्ज बचा, थ्री क्यू बाई फोर चार्ज बचा। और सी, सी के पास फाइनली कितना चार्ज बचा, थ्री क्यू बाई फोर चार्ज बचा, ठीक है। ये मेरा कंडीशन आ गया फाइनल, ठीक। अब मुझे फोर्स निकालने किस किसके बीच में बोलना, ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए और बी के बीच में फोर्स कितना होगा, रेडियस अगर सेम, डिस्टेंस अगर सेम रखा जाए, डिस्टेंस के बारे में कुछ बात नहीं किया गया, इसी के लिए मैं इसे सेम लूंगा। ओके, नाउ फोर्स बिटवीन ए एंड बी बिकम्स, ठीक है, तो सेपरेशन का डिस्टेंस मैं फिर से सेम लूंगा, ठीक है। सो अगर मुझे अब फोर्स लिखना है, एफ प्राइम में इसे बोलूंगा, इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई टू ए पे चार्ज इंटू थ्री क्यू बाई फोर बी पे चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो एफ प्राइम मेरा क्या आ जाएगा, के इंटू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू थ्री ओवर एट,
सो एफ प्राइम इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को मैंने क्या बोल रखा है, एफ बोल रखा है, जो इनिशियली फोर्स लग रहा है। के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को मैंने क्या बोल रखा है, एफ बोल रखा है, जो इनिशियल फोर्स है एफ इंटू 3/8। सो यानी कि मेरा फोर्स क्या हो गया, 3/8 टाइम्स हो जाएगा। सो विच ऑफ माई ऑप्शन इज करेक्ट, 3f/8। दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे पॉज है तो मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ, 3-4 बार मैं पॉज करके गया हूँ। देखिए, 3 स्फीयर है, ठीक, ए और बी पहले 2 स्फीयर है, दोनों के पास चार्जेस सेम है, ठीक, दोनों के पास क्यू चार्ज दिया गया है, हाईलाइटेड, ठीक, ए और बी और दोनों के पास चार्ज क्या है, क्यू है। तो क्यू चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ फोर्स को मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, एफ फोर्स कितना होता है, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दी एफ फोर्स की, ठीक। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है ए को सी के पास, ए सी के पास लाया गया, ठीक है, गॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए, पहले ए को सी के पास लाया गया, तो ए के पास चार्ज क्यों है, सी के पास चार्ज कोई नहीं है, तो चार्ज क्या होंगे यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, दोनों का शेप साइज आइडेंटिकल बोला गया, आइडेंटिकल बोला गया तो शेप और साइज सेम होगा, तो इसी के लिए फिर चार्ज का शेयरिंग होगा, तो चार्ज का शेयरिंग होगा तो Q/2 इसके पास आ जाएगा, Q/2 इसके पास आ जाएगा, ओके। अब जब बी को सी के साथ टच करवाएंगे, बी को सी के साथ टच करवाएंगे, तो बी के पास पहले चार्ज कितना था, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज में लेके आए, सी को तो हम ए के साथ टच करवा चुके हैं सर, तो Q/2 चार्ज है सी के पास, तो Q/2 चार्ज और बी के पास क्यू चार्ज है, तो इस दोनों को जब टच करवाएंगे तो फाइनल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, 3Q/2, तो फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज है, तो 3Q/4 एक के पास, 3Q/4 दूसरे के पास, ठीक है, ठीक। सो तो उसके बाद मैंने सब बॉडीज पे चार्जेस लिख लिए, टोटल चार्ज कितना होगा, Q/2, 3Q/4, 3Q/4 टोटल चार्जेस होगा। उसके बाद मैंने फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओके। सो ये मेरा आ गया फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या आ गया मेरा, 3F/8, दिस इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक, टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल चार्जेस exert a force F, ठीक है, दो स्फीयर है हैविंग इक्वल चार्जेस और exert कितने कर रहा है, फोर्स F exert कर रहा है, ठीक है, Q A बराबर Q B बराबर Q, ठीक, तो फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, ठीक है, on each other, now 20% of charge on one sphere is transferred from another sphere, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एक और होगा, यस यस, देखिए जस्ट मिनट, मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई गेस नाउ इट्स विजिबल। ये दोनों क्वेश्चन आप देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला जाए कि दो स्फीयर्स हैं, इक्वल चार्जेस हैं, चार्जेस इक्वल हैं, और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो स्फीयर हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, एक फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे। अब सेम क्वेश्चन है, बाकी चीजें सेम है, नाउ 20% चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर स्फीयर, देन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम इन टर्म्स ऑफ एफ, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात हो रही है, यहाँ पे इक्वल चार्जेस की बात हो रही है। तो इतने से वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स एक न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी से बहुत सारे बच्चे जो हैं क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे करूंगा, मैं एक दोनों को मैं बना देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक। देखिए इनिशियली दोनों के पास चार्ज, मैं फोटो बना के आपको समझाता हूँ। इनिशियली दोनों के पास चार्ज कितना है, Q, और दूसरे के पास भी चार्ज Q है, ठीक, दोनों के पास चार्ज Q है, तो दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है, ठीक, ये इनिशियल कंडीशन। फाइनली क्या हो रहा है वो कुछ देर के बाद, फाइनली हो रहा है सर कि एक के पास चार्ज जो, नाउ 20% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्फीयर। मान लीजिए क्यू के पास क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, मेरे पास 10 रुपया है, तो मैं मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 में से मैं 20 रुपये दूसरे को दे दूंगा, ठीक है, 100 में से मैं 20 रुपये दूसरे को दे, इसको मैं 100 के टर्म्स में बना सकता हूँ, वो भी, वो आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है, वैसे मैं ट्राई करके वो भी बता दूंगा अगर टाइम रहेगा तो, ठीक। देख, तो मेरे पास
100 चार्जेस है, तो मेरे पास अब बच कितना जाएंगे? अगर मैं 20 चार्जेस दे दूंगा तो मेरे पास 80 बच जाएंगे, दूसरे के पास 120 बच जाएंगे, ठीक है, दूसरे के पास 120 बच जाएंगे। तो इसके पास कितना चार्ज बचेगा? 0.8 क्यू बचेगा। ओके, एंड इसके पास चार्ज कितना बचेगा? 1.2 क्यू बचेगा, ठीक है, 20% चार्ज शेयर हो गया है। तब इस दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? अगर सेपरेशन का डिस्टेंस मैं दोनों केस में आर मानूं, तो इनिशियली फोर्स कितना है? फोर्स इनिशियली कितना है? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया। फाइनली फोर्स कितना है? के इंटू 0.8 क्यू इंटू 1.2 क्यू divided by r square. Okay, so we will get here k q into q divided by r square into 0.8 into 1.2 कितना हो जाएगा? 12 96, 0.96। सो फाइनली फोर्स कितना हो जाएगा? 0.96 टाइम्स हो जाएगा। F फाइनली फोर्स कितना हो जाएगा? फाइनल फोर्स 0.96 टाइम्स ऑफ F इनिशियल। ये हो गया मेरा पहला तरीका, इस तरीके से मैंने बनाया। अब दूसरे तरीके से इसको मैं बनाता हूँ 100 एज्यूम करके, ठीक है, 100 एज्यूम करके मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। स्पेस लेफ्ट ओवर टू मी, ठीक, देखिए, अगर मैं इनिशियली मानूं कि 100 चार्ज है, ये इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है, 100 चार्ज इसके पास और 100 चार्ज इसके पास, ठीक। बोला जा रहा है कि फाइनल कंडीशन में कि एक के पास 80 चार्ज हो गया, 20 चार्ज ये अपना दूसरे को दे दिया, एक के पास 80 चार्ज रह गया और दूसरे के पास कितना चार्ज हो गया? 120 चार्ज हो गया, ठीक। इस केस में अगर मैं फोर्स लिखूं तो फोर्स कितना लिखूंगा? के इंटू, जस्ट अ मिनट, के इंटू 100 इंटू 100 और आर स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इस केस में फोर्स लिखूंगा तो मैं कितना लिखूंगा? के इंटू 80 इंटू 120 ओवर आर स्क्वायर, ठीक। सो मैं प्रोडक्ट करूंगा, एफ इज इक्वल टू के इंटू 96, यानी कि मैं 100 इंटू 96 बाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो इसको बाई इंटू 100 कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हैं। सो वी गेट हियर, जस्ट अ मिनट, इसको मैं इधर लिखता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस, आई नीड स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी? कि मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसलिए मुझे स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक। सो वी विल गेट हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज, के 100 आर स्क्वायर इंटू 100, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इनिशियल एफ बोल सकता हूँ, ठीक। सो मैं इसको एफ इनिशियल बोल देता हूँ। आई एम लेफ्ट विथ 100 और 96, ये मेरे पास बच जाएगा। सो 0.96 टाइम एफ इनिशियल ये हो जाएगा, 0.96 टाइम्स ऑफ एफ इनिशियल, ठीक है। यही मेरा ऐसे भी रिजल्ट आया, ठीक है, यही मेरा ऐसे भी रिजल्ट आया। 100 एज्यूम करके भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इस वाला क्वेश्चन थोड़ा बच्चा को कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए क्या कंफ्यूजिंग है इसमें, ठीक। इसको भी मैं क्यू लेके बनाता हूँ, 100 लेके आप बना सकते हैं, घर पे आप ट्राई कर सकते हैं इसे फिर से, ठीक। देखिए, दो स्फीयर है, चार्ज क्यू, दूसरे के पास भी चार्ज, टू स्फीयर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक के पास चार्ज क्यू है तो दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, ओके, एक के पास क्यू चार्ज है, दूसरे के पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। ये एक दूसरे पे कितना एक्सर्ट फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहा, एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा, ओके। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कर दूं, अच्छा लगेगा, ठीक। चलो देखो, अब क्या हो रहा है कि नाउ 20% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू अनदर स्फीयर। मैं मानता हूं कि इस वाले स्फीयर से 20% चार्ज इस वाले पे ट्रांसफर हो रहा है, इस वाले से 20% में लेके इसको दे रहा हूं, तो आई एम लेफ्ट विथ, ये इनिशियल कंडीशन की बात हो रही है, ठीक। फाइनली क्या हो रहा है सर, मेरा इसके पास कितना चार्ज बच गया? इसका 20% तो मैंने दे दिया, तो इसके पास बचा 0.8 एफ,
8q सॉरी, ओके। और इसके पास कितना चार्ज बचा? इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आती है, इसके पास कितना चार्ज बचा है, ठीक है। ये मैं फाइनली बात कर रहा हूँ, ठीक। इसके पास चार्ज कितना बच जाएगा? जस्ट अ मिनट, देखिए इसके पास माइनस क्यू चार्ज है और मुझे देना है इसे प्लस 0.2 क्यू चार्ज देना है। कितना चार्ज देना है? 0.2 क्यू चार्ज मुझे और देना है। तो इसके पास चार्ज कितना बच जाएगा? ये आई होप इसको आपको विजिबल हो। ये रुक जाइए, मैं इसे बोल्ड में लिख देता हूँ थोड़ा बेटर तरीके से। माइनस क्यू, इसको मैं फिगर ही बना रहा हूँ। रुको 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 गाइस, एनीथिंग फॉर यू। फिगर मैंने बड़ा बनाया है रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ, ठीक है। बाकी सारे जो है पॉइंट चार्जेस ये इसके पास कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू चार्ज है और इसमें मैं ऐड कितना कर रहा हूँ? 0.2 क्यू चार्ज ऐड कर रहा हूँ। तो ये चार्ज कितना बन जाएगा? नाउ 0.8 क्यू बन जाएगा माइनस का। माइनस क्यू प्लस 0.2 क्यू कितना हो जाएगा? ऐसे समझो, क्यू कॉमन ले लेता हूँ, -1 प्लस 0.2, -1 प्लस 0.2 और क्यू कॉमन मैंने ले लिया, ये कितना हो गया? -1 में से। तो फिर यहाँ पे -0.8 इंटू एफ हो जाएगा, सॉरी क्यू, एफ मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं। 0.8 टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके ठीक है। मैं ये रहने देता हूँ यहाँ पे आपको समझने में, ठीक। अब ये डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो मैं डिस्टेंस फिर से सेम लूंगा और डिस्टेंस सेम लूंगा, फोर्स निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? के गुने 0.8 क्यू इंटू 0.8 क्यू, मैग्नीट्यूड मुझे सिर्फ लेना है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस केस में मैं फोर्स क्या बोलूंगा? के इंटू क्यू इंटू मैग्नीट्यूड लूंगा क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर इज फोर्स, इनिशियल फोर्स, ठीक है। नाउ एफ बराबर मैं क्या लिख दूंगा? के इंटू क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर और इंटू 0.64, ठीक है। सो वी गेट हियर, क्या आ गया मेरा? फोर्स बराबर, फोर्स फाइनल बराबर फोर्स इनिशियल इंटू 0.64। सो फोर्स फाइनली कितना आ गया? 0.64 टाइम्स ऑफ फोर्स इनिशियल जितना था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार घर पे एक बार फिर से सॉल्व करेंगे। ये 0.96 आ रहा है इसमें और 0.64 आ रहा है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, कितने क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन है। A particle of mass m carrying a charge q1 revolving around a fixed charge q2 minus q2 revolving around, ठीक है ठीक है ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। आप देखिए एक चार्ज है जिसका मास m है, ठीक, कैरिंग चार्ज q1, इसका मास m है, इसके पास चार्ज q1 है, इज रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स चार्ज माइनस q2, ठीक है। ये घूम रहा है, क्या कर रहा है? ये घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, भावरा बन के ये घूम रहा है, ओके। किसके अराउंड? -q2 के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ये घूम रहा है, इधर इसका कुछ वेलोसिटी होगा और कुछ टाइम लग रहा होगा इसको कंप्लीट करने में, ये रोटेशन, ठीक है। q2 इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस दिया हुआ, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी कि दिया हुआ r डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ रेडियस r। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड हमको निकालना है और स्पीड v निकालना है, ठीक है। टाइम पीरियड और स्पीड निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि सर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लग रहा है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर must be equal to centripetal force, that is mv square by r, mv square by r। सो अब इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आपको वेलोसिटी आ जाएगा। आई डू हैव इनफ स्पेस? नहीं इनफ स्पेस, आई डोंट हैव इनफ स्पेस। इसको मुझे थोड़ा कंप्रेस करके लिखने दीजिए गाइस देन, ठीक है। सो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू, एक आर से एक आर कट जाएगा, आई एम लेफ्ट विथ के Q1 Q2 ओवर में m इंटू आर, ठीक है। सो v बराबर रूट अंडर के Q1 Q2 ओवर में एम आर,
ये आ गया मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, वेलोसिटी आ गया मेरे पास। अब वेलोसिटी आ गया तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा ये आप लोग को पता है क्या? इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, v बाई टू पाई आर करके मैं भी कर सकता हूँ तो टाइम पीरियड मेरा आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है सर, इसको सेंट्रीपिटल एंगुलर एक्सेलरेशन में का इक्वेट कर देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट अ मिनट। के क्यू वन क्यू टू ओवर में आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, भी की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ? ओमेगा आर रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा आर रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा आर में रिप्लेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। मैं एक और सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ यहाँ। ठीक, और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई ओवर टी होता है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा? सो ओमेगा, ठीक, के क्यू वन क्यू टू पावर में आर क्यूब में कर दूंगा, उधर से एक आर आ जाएगा, इज इंटू एम। और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 2 पाई स्क्वायर, टू पाई का होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे। ओके, सो टी स्क्वायर इधर जाएगा। आई एम लेफ्ट विथ कितना? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये क्यू वन क्यू टू। ओ सॉरी, इट इज नॉट विजिबल टू यू ऑल, इज इट नॉट? ठीक, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरी सर। तो टी बराबर मैं कितना बोल दूं? रूट अंडर 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के क्यू वन क्यू टू। यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, 4 पाई कट जाएगा क्या? नहीं, कटेगा नहीं। ओके, ये 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वो चीज़ आपको पाई 4 आ जाएगा, ये कर लीजिएगा। ठीक है, के की वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ? के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप लोग पुट कर देंगे। ओके, ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कंसिडर कर सकता हूँ, अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि इसमें मैकेनिक्स के भी बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ जब कंबाइंड रहते, क्रिस्प रहती है, तो आपका माइंड रिशफल होते रहता है बार बार। जो पहले आप पढ़ चुके हैं वो चीज़ आपको बार बार याद आते रहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। गाइस, आई एम टायर्ड। ओ ओ, देखिए, अब मुझे क्या देखना है? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चेक, नहीं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में मुझे क्या करना है? सिर्फ फोर्स निकालना है वेक्टर के टर्म्स में। ठीक, मान लीजिए, इसको मैं कैसे बताऊं आपको? ऐसे बताता हूँ, ये मेरा Q1 चार्ज है और ये मेरा Q2 चार्ज है। ठीक, और ये मेरा R वेक्टर है। ठीक, R वेक्टर है। ठीक, दिस डायरेक्शन इज माय R वेक्टर। ये मेरा R वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो सर ये फोर्स कितना होगा? F12 फोर्स ऑन, सॉरी, F12 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक, इसको मैं कितना बोलूंगा? F21 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए देख, जस्ट हम ये उल्टा हो गया, उल्टा 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 उल्टा। दिस इज F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दिस इज F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ओके, चलिए देखिए, सो अगर मैं बात करूं कि सर F21 कितना है वेक्टर फॉर्म में, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू
आर कैप डायरेक्शन में है सर। किस डायरेक्शन में? आर कैप डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये पॉजिटिव चार्जेस की बात हो रही है, लाइक चार्जेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आर कैप डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ओके। दिस इज माय आर कैप डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज माय आर कैप डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ओके। ठीक। अगर मैं आपसे इसी को बोल दूं F21 कितना होगा, F12 सॉरी, तो आप क्या बोलेंगे? ये माइनस ऑफ F21 होगा सर। अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में ये अप्लाई हो रहा है। ये अगर मेरा आर कैप डायरेक्शन है तो ये मेरा क्या होगा? माइनस आर कैप डायरेक्शन होगा, ठीक है। माइनस ऑफ आर कैप डायरेक्शन में ये अप्लाई हो रहा है। सो F21 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा F12 का, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाई आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू माइनस आर कैप डायरेक्शन, ओके। सो ये हो गया मेरा फोर्सेस इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट बेस्ड एक्सिस पे आपको फोर्स निकालना होगा, ठीक है। अब जो पर्टिकुलरली हमारा इंटरेस्ट है, जिस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक, देखिए इसको हम लोग एक और फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इसको, जस्ट हम इसको हम लोग एक और फॉर्म में F21 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 ओवर में। यहाँ पे आपको पता होगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो वी कैन रीराइट इट एज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू आर कैप, आर वेक्टर सॉरी, यहाँ पे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू आर वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा जनरली वेक्टर फॉर्म में यूज होगा। ये सारे वेक्टर के फॉर्म में अगर फॉर्म में दिया रहेगा इक्वेशन तो मैं इसे यूज करूंगा। अगर मुझे यूनिट वेक्टर का फॉर्म में दिया रहेगा तो मैं इसे यूज करूंगा, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस मैं आज लाया नहीं हूँ, इसके क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में, या अगले क्लास में हम लोग सिर्फ फोर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो उस क्लास में सारे क्वेश्चंस को डील कर लिए जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता क्या है सर? ये क्यों बोलेगा? कोई भी लोग क्यों बोलेगा? बोल तो आप रहे हो, आप बता रहे हो मुझे, ओके। ये डायलॉग सुन के आप लोग भी पक गए हो, मैं खुद पक गया हूँ ये बोलते बोलते। देखिए ये बोलता क्या है सर, मान लीजिए यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, ओके। सो ये Q1 जो है इस पे फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, दिस फोर्स इज F ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये 3 जो है इस पे फोर्स किधर की तरफ लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा। इसे मैं क्या बोलूंगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 बोलूंगा मैं इसे, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, इसका ये दो फोर्सेस आ गए मुझे, इस दोनों के बीच में मुझे एंगल गिवन रहेगा, तो इसका मैं रिजल्टेंट ले लूंगा, रिजल्टेंट ले लूंगा और ये मेरा एफ नेट का डायरेक्शन बताएगा, ओके। ये मेरा एफ नेट का डायरेक्शन बताएगा। जस्ट अ मिनट, मैं इसे थोड़ा सा फोकस में लाता हूँ, मैंने कुछ अलग ही साइड में इसको बता दिया। अब ठीक है, ठीक, मेरा एफ नेट बताएगा, ठीक। ये हो गया मेरा पर्टिकुलरली कंडीशन केसेस क्या होते हैं। अब फॉर्मुलेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें कहना क्या है मुझे, कि फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे जो लगेगा, वो ऐसे, अब फोर्स ऑन वन नेट अगर मैं निकालूं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना पड़ेगा मुझे पहले, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकालना पड़ेगा, फिर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 निकालना पड़ेगा, फिर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि वो डिस्क्रीट चार्जेस से अलग रहेंगे, वो डिपेंड नहीं करेगा कि चार्जेस की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल का नेट फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, उस सबको ऐड अप करना पड़ेगा, वो हमें फोर्स नेट दे देगा, ठीक है। इसी को हम लोग समेशन के फॉर्म में भी लिख लेते हैं फॉर्मुलेशन, ठीक है। फोर्स ऑन वन नेट
बराबर, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा, प्लस डैश डैश एन तक, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 इंटू R12 वेक्टर का होल क्यूब, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 का होल क्यूब इंटू R13 वेक्टर एंड सो ऑन। इसको अगर समेशन के फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, के Q1 समेशन ऑफ I बराबर 2 से लेके n तक, ठीक, QI बाय R1I, सॉरी R1I का होल क्यूब इंटू R1I वेक्टर, ठीक है। अब ये फॉर्मूलेशन देख के आपको घबराना नहीं है, आपने पहले बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक। ये फॉर्मूलेशन देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। घबरा के कुछ नहीं होने वाला, ये बस यूज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मुलेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये यूटिलाइजेशन इसका कैसे होता है, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं इसकी मदद से, वो हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो आज पर्टिकुलरली हम लोगों ने पढ़ा क्या सब है। फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स ऑगस्टीन का कूलम्स लॉ पढ़ा है, ठीक। दूसरा क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, और इसके बाद वेक्टर लॉ पढ़ा हमने, सॉरी वेक्टर लॉ हमने पहले पढ़ा, ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक। हाँ, कूलम्स लॉ में क्या हमने पढ़ा, पहला कूलम्स लॉ इन अ फ्री स्पेस कितना होता है, एफ बराबर के Q1 Q2 ओवर में आर स्क्वायर, ठीक। कूलम्स लॉ हमने क्या पढ़ा, मीडियम में कितना होता है, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, इतना चीज हमने पढ़ा। अब अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे उसमें हम लोग सिर्फ फोर्स के न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, फोर्स और कुलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और जितने भी चीजें हमने पढ़ी अभी तक पीछे के 2 लेक्चर्स में, उसके न्यूमेरिकल के साथ। और पर्टिकुलरली उस लेक्चर में क्या क्या कंसिस्ट करेगा, हमारे बोर्ड्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, हमारे जेई के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और नीट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तीनों क्वेश्चन को सुपर इम्पोज करके मैं आपको सामने पेश कर दूंगा, और उसमें से कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आपको होमवर्क देंगे। बाकी जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज डीपीपी के फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप अगर हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लेक्चर का नोट्स और उसके बाद फिर हमारे साथ डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं गाइस। पीस, पीस आउट, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, गुड डे।